Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. Once again, this is ORK sir, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. So, my dear students, get set, go, get ready. My dear students of Standard 11th, today I'll teach you English. आज इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन से मैं सेकंड पोएम आप लोगों को पढ़ाऊंगा. मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. ठीक है, आज जो कविता का शीर्षक है वो है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड. तो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स और रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. ये कविता जो है इसको हम लोग सोनेट कहते हैं. सोनेट का मतलब क्या हो गया? ये 14 लाइन का है, 14 लाइंस का है. जितने भी पोएम 14 स्टैंजास का होता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं. ओके, क्लियर है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं पहले और बुक्स को देखते हैं, उसके लाइंस को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर बाकी बात करेंगे. ठीक है, ओके चलिए. तो चलिए मेरे जितने भी स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट्स हैं, आज मैं उन लोगों के साथ जैसा कि मैंने कहा इंग्लिश का क्लास लूँगा और उनके पोइट्री सेक्शन से सेकंड पोएम जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे. तो हमारा सेकंड पोएम क्या है देखिए आप लोग ध्यान से. द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट इन इंग्लिश लिटरेचर. आप लोग याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर जो हैं उनको अपने एरा के, अपने समय के एक ग्रेटेस्ट पोएट और प्ले राइट कहा जाता है. वो बहुत अच्छे ड्रामाटिस्ट भी, उनका बहुत सारा ऐसा फिक्सेस ड्रामा भी आया, उनके पोएम भी आए बहुत इस तरह के. लेकिन ये जो अभी प्रेजेंट पोएम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये एक्चुअली देखिएगा आप लोग काउंट करके लाइन को देखिए, और ये 14 लाइंस के जो हैं पोएम, इसको हम लोग सोनेट कहते हैं. याद रहेगा, सोनेट कहते हैं. छोटी छोटी बातों पर आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं. आप लोग जो कवि का नाम, कविता का शीर्षक और कौन सी कविताएं किस तरह की हैं, तो वो आप ध्यान में रखेंगे. वर्तमान कविता जो प्रेजेंट पोएम जो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस कविता में कवि प्रेम के शाश्वत रूप को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि दो सच्चे प्रेमियों के बीच मिलन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है या फिर बाधा नहीं होती है, और वो प्रेम नहीं है जो किसी परिवर्तन के कारण बदल जाता है या एक प्रेम में कुछ बदलाव आने पर परिवर्तित हो जाता है. सच्चा प्रेम एक स्थिर आकाशदीप की तरह होता है जो भीषण तूफानों में भी नहीं हिलता है. वह ध्रुव तारा के समान होता है जो प्रत्येक समुद्री जहाज को पथ प्रदर्शित करता है ना. और कवि का जो ये चिंतन है, कवि जो कह रहे हैं प्रेम प्रसंग पर, उनका ये कहना है अगर जितनी भी बातें मैंने यहाँ लिखा है या फिर कही है, अगर वो गलत साबित होता है तो फिर आप ये मान लेना कि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं और ऐसा कुछ प्रेम होता ही नहीं है. ठीक है, तो चलिए हम लोग कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं और कुछ कुछ करके एक एक करके लाइंस को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को हम लोग क्लियर करते आगे बढ़ेंगे. लेट मी नॉट to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. देखिए, let me not to the marriage of true minds admit impediment. Love is not love which alters when it alterations finds और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव. यहाँ जो मैरिज यानी शादी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवाह को क्या कहते हैं, दो आत्माओं का मिलन. तो कवि ये स्वीकार करते हैं कि विवाह जो है दो आत्माओं का मिलन है और प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता है. कितने भी इम्पेडिमेंट्स मतलब प्रतिबंध, बाधाएं अगर आ जाती भी है तो वो प्रेम को रोक नहीं सकता है, नहीं उसे ऑल्टर बदल सकता है. ऑल्टरेशन से ऑल्टर का मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं नहीं कि हमारे कपड़े को हम ऑल्टर करवा रहे हैं, तो ऑल्टरेशन से ऑल्टर मतलब उसे बदलना, तब्दील करना. तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर किसी को रिमूवर से हम रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं. जो अगर प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, तो वह कभी हट नहीं सकता है. यानी
देखिए भावार्थ के रूप में अगर इसको हम लोग पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, कवि प्रेम के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, यह दो मस्तिष्कों का विवाह है। यानी प्रेम दो आत्माओं का एक में मिलना है। एक तरह से ये ईश्वरीय उपहार है, गिफ्ट है, और इसका कोई भी विकल्प नहीं है। यह सत्य और स्थायी है। ये हमेशा, मतलब ऐसा है कि ये स्थिर है, ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सही प्रेम एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी के पास नहीं घूमता। ऐसा नहीं कि आज यहाँ है और ये प्रेम कल वहाँ होगा। यानी वो अपने जगह पर है और हमेशा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स, टेम्पेस्ट्स मतलब आंधी तूफान जिसको बोलते हैं, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर सेकन, सेकन मतलब हिलना डुलना। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, स्टार मतलब तारा, यहाँ तारा का मीन्स मतलब ध्रुव तारा से है। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, एवरी वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब यूजुअली अगर हम उसका अर्थ बोलें तो भटकना जिसको बोलते हैं, और बार्क मतलब जिसको हम लोग देखते हैं ना समुद्री जहाज, जैसे उसमें होता है जहाज उस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, पुराने जहाज जो 3 मस्तूल वाला जहाज जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बार्क बोलते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, बार्क। हमने क्या देखा, हुज वर्ड्स अनो ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, यानी हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रेम के विषय में कवि अपना अनुभव, स्वयं का अनुभव व्यक्त करते हैं और प्रेम की शक्ति का वर्णन करते हैं। प्रेम एक सर्वकालिक निश्चित चिन्ह है जो आंधी को झेल लेता है तथा जरा भी विचलित नहीं होता है, थोड़ा सा भी वो हिलता डुलता नहीं है, विचलित नहीं होता है। जिस प्रकार ध्रुव तारे की ऊंचाई समुद्री जहाज के स्तंभों की ऊंचाई को आंक नहीं सकती, उसी प्रकार प्रेम की महानता का अनुभव किया जा सकता है किंतु उसके मूल्य नहीं आंके जा सकते, है ना। यानी वो राह दिखाता है राही को। सच्चे आकाश में चमकने वाले ध्रुव तारा हम नीचे जमीन पर चलने वाले जो है मुसाफिरों को वो क्या करता है, राह दिखाता है ना। तो प्रेम बिल्कुल उसी तरीके का है। लव्स नॉट टाइम्स फुल, कोई भी इश्क प्यार मोहब्बत वक्त का गुलाम नहीं होता है, समय का गुलाम नहीं होता है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम, हो सकता है कि प्रेमिका के जो लिप्स गुलाबी होंठ है या गाल है वो उसमें कहीं फर्क आ सकता है, मगर अपने प्रेम में नहीं। लव अलर्ट्स, लव सॉरी एक सेकंड, फूल दोज रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, ऐसा नहीं कि वो अपने संक्षिप्त समय में वो बदल जाता है, घंटों में बदल सकता है, सप्ताह में बदल सकता है, नहीं, वो किसी क्षण में भी नहीं बदल सकता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। अब देखिए इसमें से हम लोग डूम मतलब महाप्रलय जिसको बोलते हैं, है ना, विध्वंस, किसी से भी वो रुकता नहीं है, सबको आंधी तूफान या महाप्रलय को भी वह झेल लेता है। अब इसको थोड़ा सा देखें, इस प्रसंग में हम लोग भावार्थ पे बात करें। यानी कवि प्रेम की व्यापकता तथा स्थायित्व की अपार क्षमता का वर्णन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो समय के प्रभाव से नहीं, वो प्रेम नहीं है जो समय के प्रभाव से परिवर्तित हो जाए। प्रेम असीमित है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके प्रेमिका की गुलाबी होंठ या गाल वक्त के साथ बदल जाए, मगर आपका प्रेम कभी नहीं बदल सकता है। वो समय के प्रभाव से कुछ घंटों अथवा सप्ताहों में बदल नहीं सकता, समय के बंधन से वो सर्वथा मुक्त है। या फिर प्रेम महाप्रलय के आगमन तक अक्षुण्ण एवं अबाध रूप में गतिशील रहता है, वो हमेशा टिकाऊ है, टिका रहता है, वो हर बाधा को झेल लेता है, लेकिन अपना प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। अब देखिए अंतिम स्टैंजा में क्या है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड,
कवि कह रहे हैं अंतिम स्टैंजा में, पैरा में, लाइन्स में क्या बोल रहे हैं, वो बयां कर रहे हैं कि इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर मेरा ये कहना, मेरा ये लिखना, अगर आप मुझे गलत साबित करते हो या फिर मैं कभी गलत साबित होता हूँ, मेरा कुछ भी चीज़ अगर गलत साबित होती है, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड, नहीं तो आप भूल जाओगे कि मैंने कुछ लिखा भी है, मैंने फिर कुछ नहीं लिखा, नहीं मैं सच्चे प्रेम को कभी बयां भी किया है, या फिर ऐसा सच्चा प्रेम कभी होता भी है, तो आपको हर चीज़ भूल जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कवि यानी कवि का क्या कहना है सच्चे प्रेम के विषय में, कवि द्वारा कहे गए सभी तथ्य अगर गलत हैं, कवि ऐसा कहते हैं, एवं उनका अगर कहना है कि अगर ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने कभी कविता लिखी नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति ने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है। यानी प्रेम जो है वो हमेशा वो जगमगाता ध्रुव तारा है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी कालांतर में कभी भी वो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, आ गया हो आप लोगों को समझ में? तो चलिए, ये फिर मैं वही कहूँगा कि जो हमने पढ़ा है अभी, आप इसको ध्यान से फिर से पढ़ेंगे, इसके हार्ड वर्ड्स निकालेंगे और इसके अंदर की जो समरी है खुद थोड़ा थोड़ा करके बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होंगी, तो फिर आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एज़ यूजुअल, और मैं कोशिश करूँगा कि वो सॉल्यूशन उसका आपको दे दूँ। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं और बात करते हैं। आइए, तो चलिए, हमने क्या देखा, ये कविता जो है प्रेम प्रसंग की कविता है विलियम शेक्सपियर की, हमने यहाँ देखा भी, और कवि का ये मानना है कि प्रेम जो है वो हमेशा शाश्वत रहता है, अमर होता है, और प्रेम, सच्ची प्रेम जो है वह एक्चुअली किसी भी किस्म की किसी बाधा के लिए मोहताज नहीं होता, बाधा से वो डर नहीं जाता है, वो हमेशा आकाश में एक ध्रुव तारा की तरह चमकता रहता है और जमीन पर लोगों को मार्गदर्शन करता है। वो एक अपने आप में एक ऐसा एक मिसाल बनता है जो सच्चे प्रेमियों के लिए चलने के लिए, पथ में बढ़ने के लिए सहयोगी होता है। ठीक है, तो आज इस कविता से हमने ये देखा विलियम शेक्सपियर ने कितने बखूबी से इसका एक्सप्लेनेशंस दिया है, कविता लिखा है। तो चलिए, आज इसको आप लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे, जैसा एज यूजुअल मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब हम लोग पढ़ लेंगे क्लासेस में, फिर स्टूडेंट्स की बारी है, वो उसे पढ़ेंगे, अपने से समझेंगे, हार्ड वर्ड्स निकालेंगे, क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कविता का शीर्षक, उसका स्टैंजा और रिटन बाय, किसका लिखा हुआ है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, सोनेट किसको कहते हैं वो भी आपको याद में रखना है, जो मैंने बता दिया, यानी 40 लाइन्स के जो है वो, उसको हम लोग सोनेट कहते हैं, कविताएं जो है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखना है, और बाकी अगर कहीं किसी तरह की समस्याएं आए, कोई प्रॉब्लम्स हो आपको, तो आप उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।